नीलम की बच्ची रुको, अभी बताता हूँ तुम्हें। दोस्तों, आप सब देख रहे हो ना हमें? आओ इधर आओ। इस दिवाली हम लाएंगे आप सब के लिए दिवाली स्पेशल कहानी, जिसमें सीख भी होगी, मजा भी होगा, और सबसे बड़ी बात, पूरा नाग परिवार एक साथ होगा। अच्छा जी, और तुम और मैं कहाँ होंगे? तुम और मैं तो प्यार कर रहे होंगे ना। नीलम हंसते हुए कनिष्क को धक्का मार के एक गुफा में घुस जाती है। गुफा में घुप अंधेरा था एकदम। तभी पीछे से नीलम का कोई हाथ पकड़ता है। कनिष्क, तुम यहीं हो क्या? बताओ। हैप्पी दिवाली नीलम। नीलम ये आवाज सुनकर चौंक जाती है और गुफा के अंधेरे में दो लाल आंखें चमकती हैं और नीलम का मुंह दबाकर गायब हो जाती है। कुछ देर में कनिष्क भी वहां आता है। नीलम, अब मैं थक गया हूँ, बाहर आ जाओ अब। अच्छा बाबा, तुम जीती, मैं हारा। आओ अब जल्दी। लो मैं आ गई, मेरे प्यारे कनिष्क। और तभी कनिष्क के पीछे से कोई हमला करता है और वो वहीं गिर जाता है। काव्या और राज कमरे में सो रहे थे कि अचानक से काव्या के दरवाजे पर खटखट होती है। इतनी सुबह सुबह कौन होगा? और काव्या दरवाजा खोलती है तो सामने कोई भी नहीं होता। तभी वो देखती है कि फर्श पर एक चिट्ठी रखी होती है। काव्या उस चिट्ठी को उठाती है और अंदर आ जाती है। इतनी हलचल से अब राज की भी नींद खुल चुकी थी। क्या बात है, तुम्हारा आशिकों ने तुम्हें प्रेम पत्र लिखना अभी भी बंद नहीं किया। काव्या मुस्कुराकर खत खोलती है और जैसे ही उसे पढ़ती है उसके हाथ कांपने लग जाते हैं और खत नीचे गिर जाता है। क्या हुआ काव्या, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? माँ, राज मेरी माँ। काव्या रोते हुए बिस्तर पर बैठ जाती है और राज खुद से खत पढ़ता है। अगर तू ये खत पढ़ रही है तो मैं एकदम सही पते पर आ चुका हूँ। तेरी माँ और तेरे बाबा नीलम और कनिष्क की जान अगर प्यारी है तो आज शाम को जंगल के पास वाली गुफा के पास आ जाना, वरना इस दिवाली जो धमाका होने वाला है उससे पूरी पृथ्वी लोग कांप उठेगी। ये क्या, ये आखिर किसने किया होगा? राज, मुझे माँ को बचाना होगा। मैं एक बार माँ को खो चुकी हूँ, अब बार बार उन्हें नहीं खोना चाहती। काव्या, 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 होश में आओ काव्या। कुछ भी करने से पहले जान लेना जरूरी है कि ये काम किसका है। तभी काव्या का आधा शरीर नागिन रूप में आ जाता है और उसके सामने रोशनी में दो परछाई पैदा होती हैं, जो कि नागेश और नरगिस की ही थी। माँ बाबा, आप दोनों ठीक है ना? काव्या जैसे ही उन दोनों को छूने लगती है वो हवा हो जाते हैं। मेरी बच्ची, हम दोनों तो तेरे समय चक्र से कब के ही जा चुके हैं। ये खत कोई झूठ नहीं है। नीलम और कनिष्क को तुम सबकी जरूरत है। तुम कर सकती हो मेरी बच्ची, तुम जरूर कर सकती हो। त्रिशा नागलोक में तरुण की गोद में सोई हुई थी। तभी अचानक से उन दोनों के ऊपर एक काला बादल मंडराने लगता है, जिसमें से लगातार होती बारिश उन दोनों को भिगो रही थी। अजीब बात है, ये बादल पूरे नागलोक को छोड़कर हम पे ही बरस रहा है। नहीं, ये बात अजीब नहीं, कोई चेतावनी या संदेशा लग रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है जो काली घटा छा गई है? त्रिशा बादल के ऊपर अपनी आंख से बिजली फेंकती है तो बादल हंसता हुआ बोलता है, अगर उन दोनों की सलामती चाहते हो तो शाम होते ही पृथ्वी लोक पर जंगल के बीचों बीच आ जाना, वरना इस दिवाली तुम्हारी जिंदगी में ऐसा धमाका होगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। कौन दोनों और तुम हो कौन? रुको, पूरी बात बता कर जाओ, कैसा धमाका? मगर बादल गायब हो जाता है। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आया। त्रिशा ये क्या बोल कर गया? मगर हर बार की तरह त्रिशा का तेज तर्रार स्वभाव उसे गुस्से से पूरा भर देता है। ये जो भी है, अगर इसने मेरे परिवार को खरोच भी दी तो मैं नागलोक और पृथ्वीलोक दोनों को तबाह कर दूंगी उसी दिवाली वाले दिन। हमें कनिष्का माँ के पास चलना चाहिए, उन्हें जरूर कुछ न कुछ पता होगा। और दोनों कनिष्का के कक्ष में जाते हैं तो देखते हैं वहां का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है और वहां ना ही करण था ना ही कनिष्का। माँ बाबा, ये यहाँ नहीं है,
तो कहीं वो चेतावनी माँ बाबा के लिए तो नहीं थी? और त्रिशा और तरुण गायब होकर पृथ्वी लोक पर पहुंचते हैं। उधर काव्या और राज भी शाम का इंतजार करते हुए गुफा के नजदीक पहुंचते हैं। जरूर माँ बाबा को हमारे दुश्मन ने इसी जगह कैद कर रखा होगा, मगर अब वो बचेगा नहीं। काव्या क्रोध में भरे हुए अपना नागिन का रूप बड़ा कर लेती है कि तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। काव्या पलट कर देखती है तो वहां नायशा और तुषार खड़े थे। नायशा मेरी दोस्त, तुम आ गई। नायशा और काव्या गले लगती हैं। मुझे तो आना ही था दोस्त, तुमने मुझे ऐसे बुलाया था, मैं तो डर ही गई थी। बताओ क्या बात हुई? काव्या नायशा को सारी बात बताती है। माँ बाबा खतरे में हैं, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम चिंता मत करो काव्या। और वो दोनों गुफा में कैद हैं। अब सभी लोग गुफा की ओर बढ़ते हैं। अंदर एकदम अंधेरा था। गुफा में उन्हें दो लाल आंखें चमकती दिखाई देती हैं। नायशा और काव्या तुरंत अपनी पूंछ फैलाकर उस पर वार करते हुए उसे पूंछ में लपेट लेती हैं। दुष्ट, अब कैसे बचेगा तू? गुफा में एक हल्की रोशनी जलती है और वो देखते हैं कि नायशा और काव्या ने जिसे पकड़ रखा था वो तो त्रिशा ही थी। त्रिशा, तुम भी यहाँ? हाँ काव्या दीदी, पहले मुझे छोड़ो तो सही। त्रिशा सबको पूरी बात बताती है और सब समझ जाते हैं कि ये कोई मजाक नहीं है। नीलम और कनिष्क के साथ कनिष्का और करण भी गायब हैं। पर आखिर वो दुश्मन चाहते क्या हैं? तभी वहाँ एक रोशनी प्रकट होती है। मैं कौन हूँ तुम ये नहीं जानते हो, मगर इतना जान लो कि तुम्हें नीलम और कनिष्क तक पहुंचना है तो कुछ पहेलियां हल करनी होंगी। यदि तुम सफल हुए तो नीलम और कनिष्क तुम्हारे, और अगर तुमने एक भी पहेली का जवाब नहीं दिया तो इस दिवाली पटाखों के साथ तुम्हारे माँ बाबा भी उश करके फट जाएंगे। हा 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 हा। और वो आवाज गायब होते ही गुफा के दूसरी ओर का रास्ता खुल जाता है। हमें ऐसा लगता है कि तुम दोनों को यहीं रुककर हमारे आने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आने वाले खतरे के आगे तुम दोनों कमजोर पड़ जाओगे। और राज, मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहती हूँ। और तरुण और राज वहीं गुफा के अंदर रुक जाते हैं। सभी नाग नागिनें आगे बढ़ते हुए गुफा के दूसरी ओर आते हैं। गुफा के दूसरी ओर एक अलग सी दुनिया थी जिसमें पटाखों के पेड़ लगे हुए थे। रंग बिरंगे पटाखे पेड़ से लटक रहे थे। बड़े बड़े बॉम्ब की चट्टानें पड़ी हुई थी। ये क्या? ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी पटाखों की दुनिया में आ गए हों। इतना सुंदर नजारा देखकर एक पल के लिए सब अपना मकसद भूलकर उस नगरी में भटकने लगे। तभी नायशा को ध्यान आता है। दोस्तों, मुझे तो ये कोई मायावी नगरी लग रही है, हमें चलते रहना चाहिए। और सब आगे बढ़ते हैं। तभी त्रिशा को अपने बगल में चलती हुई एक चक्री पटाखा नजर आती है, जिसे देख त्रिशा खुद को रोक नहीं पाती और उसे हाथ से उठाने लग जाती है। इसी बीच वो दोस्तों से पीछे रह जाती है, मगर जैसे ही त्रिशा चक्री पटाखा को हाथ लगाती है वो खुद भी एक चक्री पटाखा में बदल जाती है। अब वहाँ दो दो चक्री पटाखा जमीन पर चक्कर लगा रहे थे। नायशा देखती है कि त्रिशा वहाँ नहीं है। सब त्रिशा को ढूंढने लगते हैं, मगर कोई नहीं जानता था कि सामने पड़ा पटाखा ही त्रिशा है। तभी तुषार की नजर पेड़ पर लटक रहे कलरफुल अनार पटाखा पर पड़ती है। दिवाली आ रही है, अगर मैं दिवाली के लिए 2-3 अनार ले लूं तो मैं कौन सा पाप कर दूंगा। और तुषार जैसे ही अनार को हाथ लगाता है खुद अनार बनकर पेड़ से लटक जाता है। अब वहाँ केवल नायशा और काव्या बचे हुए थे। काव्या उनको ढूंढते हुए पेड़ की ओर जाती है और देखती है कि उस पेड़ के पीछे से इतनी सुंदर लाइटें निकलती हुई नजर आ रही हैं। वाह, कितना सुंदर नजारा है। जरूर ये फुलझड़ियाँ मैजिकल होंगी। और काव्या जैसे ही फुलझड़ी को हाथ लगाती है खुद भी एक फुलझड़ी में बदल जाती है और बस अब नायशा ही बची हुई थी। त्रिशा, तुषार, काव्या, कहाँ चले गए मेरे दोस्तों? कहाँ चले गए तुम सब? हे शिव शंभू, ये कैसी मुश्किल में डाला हुआ है आपने हमें। तभी एक छोटा सा प्यारा सा रॉकेट पटाखा
नायशा के पास दौड़ता हुआ आता है। दीदी दीदी, आप अपने दोस्तों को ढूंढ रही हैं क्या? हाँ, मेरे 3 दोस्त गायब हैं। दीदी, अगर आप मेरे को जलाओगी तो मैं आपको उनका पता दूंगा। और नायशा रॉकेट को जलाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाती है, पास पड़े पत्थर से उसे मार मार कर खत्म कर देती है। उस पटाखे के टूटते ही चक्री बनी त्रिशा सामने आ जाती है और पेड़ से लटका तुषार भी धम से नीचे गिरता है और रंग बिरंगी फुलझड़ी के जाल में फंसी काव्या भी निकल आती है। ये तुमने कैसे किया नायशा? पता नहीं, बस मैं किसी भी पटाखे की बात में नहीं आई। अक्सर हम थोड़ी देर के मजे के लिए इस धरती को कितना खराब करते हैं। छोटा हो या बड़ा, हर पटाखा नुकसान उतना ही पहुंचाता है। तभी वहाँ एक रोशनी आती है। शाबाश नायशा, तुमने पहला पड़ाव पूरा कर लिया है। तुमने तुम्हारे मन पर काबू करते हुए अपने दोस्तों को भी बचा लिया। अब अगले लेवल में तुम्हें और मुश्किल का सामना करना होगा। और सब खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक गुफा नजर आती है, जिसको पार कर अब वो दूसरी दुनिया में आ चुके थे। वो इंसानों की बस्ती जैसी तो थी, मगर वहाँ के इंसानों का आकार सामान्य से छोटा था। लोग बाग बड़े बड़े नाग नागिनों को देखकर डर जाते हैं। सुनिए, डरिए मत, हम सब आपके दोस्त ही हैं। नायशा, अगर हम यहाँ भेजे गए हैं तो कोई तो वजह होगी इसकी। हाँ दोस्त, यहाँ कुछ तो अजीब है। इन लोगों का आकार सामान्य नहीं है। मगर क्या वजह है, ये हमें कैसे पता चलेगा? चारों लोग थोड़ा आगे चलते हैं। तभी उन्हें एक छोटी लड़की रोते हुए दिखाई देती है। बेटा, हमें बताओ, आखिर इस जगह चल क्या रहा है? तुम सब इतने डरे सहमे से क्यों हो और तुम्हारा आकार इतना छोटा क्यों है? यहाँ उस गुफा में एक राक्षस रहता है जो रोज हम में से कुछ लोगों को खाता है। कहता है कि इस नगर पर उसके प्रकोप से हमारा कद छोटा हुआ है। जब तक उसकी भूख शांत नहीं होगी, हम इतने छोटे से ही रहेंगे। और आज तो मेरी माँ की बारी है। लड़की को रोता देख नायशा और काव्या समझ जाती हैं। यही मकसद है हमारा काव्या, मगर अब करना क्या है? मेरे पास एक आइडिया है। जब तक ये पहेलियां हैं, ये हमें हमारी बुराई से लड़ने की सीख दे रही हैं। तो क्यों ना हम बुराई को ही हथियार बना ले? वो कैसे छोटी? बेटा, क्या यहाँ दिवाली मनाई जाती है? हाँ दीदी, मगर इस साल कोई दिवाली नहीं होगी। होगी छोटी, जरूर होगी। तुम हम सबको वहाँ ले जाओ जहाँ पटाखे हैं। और वो ऐसा ही करती हैं। सब पटाखों के भंडार घर में पहुँचते हैं। दोस्तों, इतने सारे पटाखे कितना प्रदूषण फैलाते हैं ये। इसीलिए संसार में इंसानों की वजह से बेचारे जानवर भी परेशान हो रहे हैं। अब हम इन पटाखों को अपने शरीर पर बांध लेते हैं और मैं इस लड़की की नकली माँ बनकर गुफा में घुसूंगी और तुम सब अपना आकार छोटा कर उस राक्षस के मुंह में घुसकर सारे पटाखे उसके अंदर फेंक देना। सबको त्रिशा का आइडिया पसंद आया और चारों ऐसा ही करते हुए गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहाँ एक विशाल राक्षस सो रहा था। इसके जागने से पहले इसके मुंह में सारे पटाखे डालकर बाहर आ जाते हैं। और चारों लोग उसके अंदर घुसकर ऐसा ही करते हैं, मगर त्रिशा के बाहर आने से पहले राक्षस की आंख खुल जाती है और वो पटाखों समेत ही उसके अंदर जाने लगती है। यहाँ से भागो दोस्तों, मैं इसे खत्म कर दूंगी। अलविदा। छोटी नहीं। खाना, ढेर सारा खाना। राक्षस जैसे ही उन लोगों की ओर बढ़ता है, उसके शरीर में घुसे पटाखे एक एक कर फटने लगते हैं। कभी कोई रॉकेट उसके मुंह से निकलकर फट रहा था, तो कभी उसके नाक में पटाखे फूट रहे थे। देखते ही देखते वो चीखता हुआ पूरा ही फट जाता है। त्रिशा, नहीं, तुम नहीं जा सकती। राक्षस के फूटते ही वहाँ फूलों की बारिश होने लगती है और उनमें से त्रिशा बाहर आती है। उसे लौटता देख सब खुश होते हैं। राक्षस के जाते ही गांव का प्रकोप मिट जाता है और लोग सामान्य कद में भी आ जाते हैं और वो नाग नागिनों को थैंक यू बोलते हुए उन्हें एक कोट देते हैं। ये जादुई कोट है, वक्त आने पर ये आपकी मदद करेगा। दोस्तों, अब कहाँ जाना है? शाबाश, अब बारी आखिरी पड़ाव की है। वहाँ तुम्हें कोई और भी मिलेगा। जाओ और बचा लो अपने माँ बाबा को।
अब चारों गुफा के दूसरी ओर चलते हैं तो देखते हैं कि ये दुनिया सारी जगह से एकदम अलग थी। एक सेकंड रुको, मैं इस दुनिया को जानती हूँ। मैं यहाँ सालों पहले तक फंस गई थी। क्या जगह है ये? ये सपनों की नगरी है जहाँ कालचक्र ने मुझे कैद कर दिया था। यहाँ आने के बाद लोग अक्सर अपने ही बनाए सपनों में तैरते रहते हैं और ये सब नींद का राक्षस ही कंट्रोल करता है। चारों लोग इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी एक मीठी आवाज उनके कानों में पड़ती है।